दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड गणित। जी हाँ, 2022 का कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक का सॉल्यूशन जो है हमने पिछली वीडियो में डाल दिया है। आप उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बीजगणित बात करेंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 7, उसके बाद चैप्टर 14, 15, इस तरीके से पूरे जितने भी बीज गणित या से अलजेब्रा की बात होगी तो उन सभी चैप्टरों के जो प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन है वो हम सभी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यू के आंसर आपको दिए हुए हैं। जब पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम एक वीडियो आपके लिए एमसीक्यू सॉल्यूशन की बना देंगे। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है और प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 कि आपको इन दिए गए इक्वेशन में ये चेक करना है कि ये दिए गए इक्वेशन जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या व्यापक समीकरण होता है। कहने का मतलब ये है, इसको यदि आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपकी मैक्सिमम पावर या सबसे बड़ी जो घात है वो 2 आनी चाहिए। यदि 2 है तो वो आपका द्विघातीय समीकरण है, अदरवाइज तो द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन 5। तो हल नंबर 5, ठीक है। हल 5 क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक्स माइनस बी का एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर और माइनस का 2 का मतलब वाई का क्यूब। तो ये एक फार्मूला होता है, जैसे कि आप देख लीजिएगा कक्षा 9वीं में जो है क्लास 9th में आइडेंटिटी में आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब, ये हो गया आपका 3 2 जा 6 अर्थात से 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x माइनस 2 की क्यूब हो जाती है 8। तो एक्स क्यूब से देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये पूरा उठ के यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस का इस तरफ गया तो हो गया प्लस 6x स्क्वायर माइनस का x, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x, ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर से इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 13x, और इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है, मतलब से किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर से सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघातीय समीकरण है, ये आपका द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यही आपको चेक करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हल हम देखते हैं इसका। इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 एंड x माइनस 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर्स का सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ भी वही काम करना है। ये x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2x का हम इसके साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स के साथ एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ माइनस 1 का करेंगे तो माइनस एक्स, और ये 5 का एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का 5x, और ये प्लस माइनस का 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस का 7x, और ये इन दोनों को करेंगे, देखिए इनको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4x होगा और यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो गया आपका प्लस का 3 और इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर, 7 और 4 मतलब 7 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11x और ये प्लस का 8। तो आपको इस इक्वेशन में देखना है कि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है या नहीं है। यदि मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा,
देखिए ये इक्वेशन दिया है x+3, जी हाँ x+2 है ये x+2, क्या लिखा है x+2 इक्वल टू x एंड x² - 1। सिर्फ आपको ये चेक करके बताना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं x+y का क्यूब का, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई का क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया x+y का होल क्यूब। भाई आइडेंटिटी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 2x एंड x² - 1। तो इसको हम पूरा करते हैं सॉल्व। तो x³ प्लस ये हो गया 6x² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये x³ और ये x³, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये x³ और ये x³ तो उठाकर इसको इस तरफ ले आइए पूरी टर्म्स। तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 2x³ प्लस का 6x² और ये इस तरफ आएगा, अभी ये तो प्लस का 12x और ये माइनस वाला इस तरफ आया तो ये हो गया प्लस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देखिए x³ से 2x³ गया तो माइनस का x³ बचा, ठीक है, प्लस का 6x² और 12 और 2 ये हो गया 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है वेरिएबल की या चर राशि की, 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही इन क्वेश्चनों में बताना था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन बैंक से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक जो है हमारे क्वेश्चन बैंक की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको केवल क्या करना है, गणितीय रूप में मैथमेटिक्स फंक्शन यानी कि इक्वेशन बनानी है कंडीशन को पढ़ के। क्वेश्चन हम आपको सुना दें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती। तो चाल आपको ज्ञात करनी है। तो चाल हमको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है चाल ज्ञात करने के लिए, आप लिख सकते हैं उसको, चाल जो है मान सकते हैं, चाल आप मान सकते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और सूत्र हो जाता है समय इज इक्वल टू या टाइम इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। यही होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय से, है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय से। समय का सूत्र हमने बना लिया। तो समय आपको लगेगा, देखो 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है आपकी 480 किलोमीटर और चाल कितनी है x। ये है आपकी कंडीशन। ये जो समय, कितनी समय लगा आपको, 480/x मतलब दूरी बट्टे चाल। 480 किलोमीटर की दूरी है और चाल हमने x मानी है। अब प्रश्न के अनुसार वो बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि इसमें से ये जो चाल है 8 किलोमीटर घट जाए, कितनी, 8 किलोमीटर, तो 480/x - 8, यदि 8 किलोमीटर इसकी जो रफ्तार है, स्पीड है, वो कम हो जाए तो इतने ही समय से 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। जितना समय पहले लग रहा था उससे कितना लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, बस। अब यहाँ से आपको जो है इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पर से। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इसको उठाकर हम इस तरफ ले आए। तो ये हो जाएगा 480/x - 8 माइनस 480/x बराबर 3। तो यहाँ बचा 3। एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते। सबसे पहले देखो इन दोनों में 480 कॉमन है तो 480 हम कॉमन ले लिए। एलसीएम आया आपका x - 8 इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ आ जाएगा x - 8। अब चूंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही आप रखिएगा ये इस तरीके से। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ये 480 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/480 और ये हो गया x - x प्लस 8 अपॉन
एक्स के साथ गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। इस x का इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन जो है चेंज हो गया, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया और ये 480 यहाँ आया था। अब यदि ये कटता है, ठीक है, ये देखो 3 एक कम 3, 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, 3 सिंग 18 और ये 160 बार ये जो है कैंसिल हो गया। यहीं पे कर दे रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। अब ये बचा क्या है आपका, देखिए यहाँ पर बचा है 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1/160, 1/160 यही बचा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसका करेंगे 16 के साथ, यदि आप इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 1280। कितना हो जाएगा 1280। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0। ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का, यही आपको करना था, आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी, तो ये हमारी इक्वेशन है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में भी आपको कथन दिया है, आपको उसको सिर्फ समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाते हैं हम। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव से पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 306 है, 306 है। तो माना पहली संख्या, माना आपको व्यवस्थित ही लिखना है समीकरण बनाने तक। माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। उसने बोला है लगातार संख्याएं चाहिए। लगातार संख्याएं कब मिलती हैं, जब एक के बाद एक हो। जैसे यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी 3 होनी चाहिए, तो ये कब मिलती है, जब उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया x प्लस 1, तो 306 मिलेगा, ये मिल गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 और ये प्लस का इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। यही आपको करना था, आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू तब निकालनी है जबकि समीकरण के दो वास्तविक मूल हों। जी हाँ, दो जो है रियल्स मूल हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा k एंड c बराबर आ जाएगा आपका 3। मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर होते हैं जब d इज इक्वल टू 0। मूल तब बराबर होते हैं जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब d क्या है, विविक्तिकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर 4, a की वैल्यू आप रख दें, c की वैल्यू रख दिए इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका k स्क्वायर और ये माइनस का 24 इस तरफ गया तो प्लस का 24 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से ये जो k है, ये होता क्या है, ये जो स्क्वायर है सामने जाएगा तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। तो ये हो गया रूट 24। अब ये k किससे बाहर निकलेगा, 24 को आप तोड़ सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड करके। इस तरीके से आप रफ में कर लीजिएगा, साइड में हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो ओनली 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6। कितना हो जाएगा, 2 रूट 6। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपका आंसर है। तो के की ये आपकी वैल्यू आ गई। प्रश्न नंबर 11 है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k की वैल्यू निकालनी है जब जो है दो मूल बराबर हों। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि ये जो समीकरण है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको इस रूप में बदलते हैं। तो गुणा करते हैं kx का इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, kx का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx। क्या हो गया, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब चेंज हो गया इस फॉर्मेट में, तो एक्स स्क्वायर
का जो गुणांक है वो ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई आपकी -2k और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर दिख रही है 6। तो मूल बराबर होंगे, क्वेश्चन में दिया है जब मूल बराबर होंगे तो के की वैल्यू निकालनी है। तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अब मूल बराबर कब होंगे? जब डी की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। तो डी होता क्या है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4, ए की जगह भी k है और सी की जगह है 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस 4 × 24, सॉरी 24k, 6 चौको 24, 4 × 6 = 24k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k² इज इक्वल टू 24k। ठीक है, 24k, k² इज इक्वल टू 24k/4। ये एक के से एक कैंसिल, तो ये बचा 4 से 4 × 24, तो k इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए हमारा काम क्या है, हम यदि कंपेयर करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये इससे यदि हम कंपेयर करें तो ये हमारा इसी फॉर्मेट में है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण है। अब हमारा काम क्या है, इस a का c के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिर्फ मन में, है ना। a के साथ c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिर्फ मन में। तो देखिए √2 का 5√2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा। अब कैसे आएगा वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे हम √2 का 5√2 के साथ करते हैं तो √2 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10। तो फर्स्ट टर्म जैसी लिखी है वैसे ही लिखे रहने दीजिएगा आप। तो ये हो गया √2x²। अब हमें देखना है दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आता है, 10 आता है, और जोड़ने या घटाने में 7 आए। तो 5 2 10 या 5 दूनी 10, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो हमने यहाँ ले लिया 2x और यहाँ ले लिया 5x, हो गया 5 2 10 और 5 और 2 7 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म जैसी है वैसी की वैसी अपनी जगह पर रही आएगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मन में करके ये देखना है कि ये नंबर कौन सा आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों से देखिए, इन दोनों टर्म से √2x कॉमन आएगा। √2x, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। जहाँ 2 लिखा है, ये देखिए ये 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 बार √2 है। ठीक है, जहाँ पर इस तरीके से नंबर होता है तो वो 2 बार लिखा होता है। यदि 5 लिखा होता तो ये 5√2 होता। क्लियर ना? तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 था, x भी था, यहाँ सिंगल x बचा, और यहाँ पर से क्या बचा, केवल से प्लस का √2। अब यहाँ से देखिए 5 कॉमन आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ बचा आपका x + √2 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में आपको 2 टर्म दिख रही हैं, 2 पद दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में देखिए x + √2 कॉमन आ गया फिर से, तो x + √2 कॉमन आया, तो यहाँ बचा आपका x√2 और यहाँ बचा 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गए आपके फैक्टर। आपको जीरोज फाइंड करना है, तो आप इसको लेकर 0 लिख सकते हैं और इसको लेकर 0। तो पहले हम इसको लेकर लिखते हैं, तो x + √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का √2। अब इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, देन x√2 इज इक्वल टू -5, और हमें x चाहिए है तो x इज इक्वल टू -5, और ये इंटू में था तो ये डिवाइड में चला गया। तो आपके आंसर आ गए, आपको 2 रूट चाहिए थे, -√2 एंड -5/√2। ये आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा 2x² - x + 1/8 को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणनखंड विधि से जो है हल करना है। तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं हम मानक समीकरण से, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो देखिए ये इस फॉर्मेट में नहीं है, आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि यहाँ पर है, तो हम इसको पहले इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो हम इसको करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आया 8, ये हो गया आपका 16x², ये हो गया माइनस का 8x, और ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर 0 हो जाएगा। तो हो गया 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर कर लीजिएगा जनरल फॉर्म से, ये देखिए ये बन गया। अब इसको तोड़ना है, तो अभी हमने बताया था इस वाली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, इस 1 का 16 के साथ करेंगे तो 16 आएगा, है ना, 16x²। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है तथा जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आप बताएं। ऐसे दो नंबर हो गए आपके 4 और 4। तो 4 4 जा 16 होता है, तो माइनस का 4x एंड माइनस का 4x। तो 4 4 जा 16 और माइनस 4 माइनस का 8, और ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म से 4x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 4x उठाया तो यहाँ 16 था, तो ये बल 4 बचा, और 2 बार x था तो ये 1 बार x बचा। यहाँ पर केवल माइनस का 1। अब इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन उठा रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया आपका 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से फिर से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, तो हमें 2 बार रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों जो फैक्टर हैं, दोनों जो गुणनखंड है बराबर हैं। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/4। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1/4 1/4। ये आपका आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 14। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको जरूर देखें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक समझ लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर कुछ बर्तन बनते हैं और उन बर्तनों की जो कीमत है वो डिपेंड करती है एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या पर। यदि एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक जो है उस वस्तु की कीमत होती है। हम यहाँ आपको डिटेल में बताते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें एक दिन में कितने, एक दिन में 20 बर्तन बने। कितने बर्तन बने? 20 बर्तन बने। कंडीशन कह रही है प्रश्न के अनुसार कि जितने बर्तन बनते हैं, कितने, जितने बर्तन बनते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक उस दिन के बर्तनों की जो है रेट होता है। तो मान लो उस दिन 20 बर्तन बने, तो उस दिन बनाए गए बर्तनों की जो कीमत है क्या होगी? बनाए गए बर्तनों की संख्या में 2 का गुणा करके 3 ऐड करेंगे, तो 20 दूनी 40 और 3 43। मतलब बर्तनों की जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 43 या 43। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो दिया है हमें एक चीज बस दी है, यहाँ पर कुल लागत कितनी दी है? कुल लागत एक दिन की कुल लागत दी है, एक दिन के बर्तनों की 90 रुपए। कितनी दी है? 90 रुपए। अब मानते हैं, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या है x, तो लागत कितनी हो जाएगी? लागत मतलब एक बर्तन की कीमत। क्वेश्चन में कह रहा है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो ये हो गई आपकी लागत। तो अब उसने दिया है कि एक दिन जो है कीमत थी 90 रुपए। कितनी थी? 90 रुपए। तो हमें मालूम है कि कुल लागत एक दिन की कैसी कहलाएगी? कुल लागत, कुल लागत बराबर दर, दर मतलब लागत, ठीक है, गुणित बर्तनों की संख्या। दर मतलब लागत, रेट बर्तनों की संख्या। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। तो कुल लागत अपनी कितनी है? 90 रुपए। दर कितनी है? 2x प्लस 3, और बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी अपन ने? x। मतलब एक दिन में x बर्तन बने और उस x बर्तन में हमने उस रेट का गुणा कर दिया, तो 90 रुपए का जो है उत्पादन हुआ। तो ये हो गया आपका 90 बराबर 2x² प्लस का 3x। इस x का हमने इन दोनों के साथ गुणा कर दिया। अब इस 90 को इस तरफ उठा के ले आएंगे और लिख इस तरफ दे रहे हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहां पर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, -90 = 0। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। अब आप इसको चाहे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लें, या तो आप सूत्र विधि का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पर इसको सूत्र विधि से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो हम कंपेयर करते हैं मानक समीकरण से ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई आपकी 90। और सूत्र होता है आपका, x निकालना है ना हमें, तो सूत्र हो जाएगा x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b, तो -3 प्लस माइनस √b² 3 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू है -90। सॉरी, ये c की वैल्यू -90 है, अपॉन 2 × 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 4 दूनी 8, 8 नाम 72, 720 अपॉन 4। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √, ये हो गया 729 अपॉन 4। अब ये जो 729 है, ये किसका वर्गमूल है, ये किससे ये वर्गमूल है 27 का। किसका है? 27 का। तो ये बाहर निकल जाएगा -3 प्लस माइनस 27 अपॉन 4। अब इसको एक बार माइनस लेते हैं और एक बार प्लस लेते हैं। आया कितना है देखिए अपना, x बराबर -3 प्लस माइनस 27/4। तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -3 माइनस 27/4। तो 27 और 3 हो गया माइनस का 30, 30/4। ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो बर्तनों की संख्या माइनस तो होती नहीं, तो ये असंभव है कि नेगेटिव है, इट इज नॉट पॉसिबल। प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस 27 अपॉन 4। तो x बराबर ये बचा 24 प्लस का 24/4। तो 4 × 24, ये 4 से कट गया 6 टाइम। तो x बराबर 6। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 6। अब बर्तनों की संख्या जब 6 आ गई, तो बर्तनों की संख्या निकालनी थी और अब लागत निकालनी थी। तो लागत क्या थी भाई? लागत थी आपकी 2x + 3। तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, कितनी हो गई? 15। तो आपका आंसर आ गया 6 और 15, ना कि उस दिन 6 बर्तनों का निर्माण हुआ और एक बर्तन की कीमत कितनी थी? 15 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको इसके मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं मानक समीकरण से। तो ax² + bx + c = 0 कंपेयर करेंगे तो ये a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 3। दोस्तों, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर सूत्र विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस और ये माइनस का 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2 × 2 2a। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो गया 49, 48, 49, 4 दूनी 8, 8 23, 24 माइनस का 24 अपॉन 4। तो x बराबर 7 प्लस माइनस √49 में से 24 गए तो ये हो गया 25/4। इसको और बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो ये 5 से बाहर निकल गया /4। एक बार प्लस साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 + 5 अपॉन 4 x की वैल्यू है, ठीक है। 7 5 12, 12/4, तो ये हो गया 3। एक बार माइनस साइन लेते हैं तो हो जाएगा 7 - 5 अपॉन 4 = 7 में से 5 गए तो 2 अपॉन 4 मतलब 1/2,
2 1 जा और 2 2 जा 4, ये कट गया है, तो ये हो गया x की वैल्यू 1/2। तो आपको जो है शून्यक निकालने थे, तो ये आपका आंसर आ गया। आपके 2 शून्यक आ गए, 2 जीरोस आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रश्न सुन लीजिएगा, एक आयताकार खेत का विकर्ण है। हम यहाँ पर से डायग्राम बना दें, इस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा। एक आयताकार ये खेत है, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण मतलब डायगोनल की बात हो रही है। छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। ये जो है छोटी भुजा से 60, छोटी भुजा कौन सी होगी? चौड़ाई, मतलब से ये जो चौड़ाई दिख रही है ना आयत की, ये आपकी छोटी भुजा हो गई, तो इसको अपन ने x मान लिया। ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। और ये जो बड़ी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। मतलब छोटी भुजा में 30 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयताकार खेत है। तो आपको भुजाएं निकालनी है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण निकालना है। तो अब हम मानते हैं, ठीक है। ये आपको हल्का हो गया कि करना क्या था। तो माना, देखिए पूरा का पूरा जो सवाल है छोटी भुजा पर डिपेंड करता है, तो हम पहले छोटी भुजा मानते हैं। तो माना छोटी भुजा x मीटर है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी भाई? बड़ी भुजा उसमें दी है कि 30 मीटर अधिक लंबी है, तो ये हो जाएगी x + 30 मीटर। तथा विकर्ण भी दिया है, विकर्ण कितना हो जाएगा? 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x + 60 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर से ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से बात करें तो हम, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 90 अंश का हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो पाइथागोरस लगा देते हैं हम इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटी भुजा का स्क्वायर। छोटी भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर छोटी भुजा का काम कौन कर रहा है? देखिए दोस्तों, छोटी भुजा का काम क्या कर रहा है? ये जो छोटी भुजा है ये लंब है ना, ये देखो ये लंब है, तो छोटी भुजा लंब कहला गई। छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर। बड़ी भुजा आधार का काम कर रही है, बड़ी भुजा आधार का काम कर रही है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर। क्लियर? मान रखते हैं विकर्ण का मान कितना है? x + 60, तो ये हो गया x + 60 का स्क्वायर। छोटी भुजा है आपकी x स्क्वायर, बड़ी भुजा है x + 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मली आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x + y और x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो हम यहाँ पर से लिख दे रहे हैं बीच में कि x + y का फॉर्मूला होता क्या है? x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² + 2xy + y²। ये 9th क्लास में आप आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण जिसको हम बोलते हैं पढ़कर आए होंगे सेकेंड चैप्टर में। तो हम यहाँ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 2xy, मतलब 120x हो गया। आप देख लीजिएगा, 60 का स्क्वायर हो गया आपका 3600। कितना हो गया? 3600। ये हो गया x² प्लस, इस पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो x² + 60x और 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900। कितना हो गया? 900। अब देखिए, एक x² से एक x² कैंसिल, ठीक। तो इसको उठा के आप इस तरफ ले आए, पूरा ये जो लेफ्ट हैंड का है राइट हैंड में उठा के ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 60x माइनस का 120x। ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। ये हो गया प्लस का 900 और ये हो गया माइनस का 3600। ये प्लस का राइट हैंड में गया तो 3600 माइनस का हो गया। ये हो गया x² माइनस का 60x, सॉरी ये x है, ये 60x है और ये 120x भी है, 120x है। 900 में से 3600 गए तो ये बचा आपका माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण। अब इस द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना है, या तो आप किसी भी मेथड से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप सूत्र विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पर से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने पर 2700 आए तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x माइनस प्लस का 30x और माइनस का 90x, तो 90 और 30 का गुणा करोगे तो 2700 आएगा। 90 से 30 जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा। ये हो गया 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से देखिए x कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल लिया, तो ये हो गया x + 30। यहाँ से माइनस 90 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये हो गया x + 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x + 30 कॉमन आ गया दोनों में, x + 30 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अंदर बचा x - 90 इज इक्वल टू 0।
एक बार इसके बराबर मिलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -30। अब चूंकि भुजाएं जो है ऋणात्मक नहीं होती है, साइड इज नॉट अ नेगेटिव, तो ये जो है इम्पॉसिबल है, इसको हम साइड के रूप में नहीं लेंगे। एक बार इसके लिए लेंगे तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 90। तो छोटी भुजा का मान आ गया 90। कितना आ गया छोटी भुजा का मान? 90। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप व्यवस्थित कर लेना। बड़ी भुजा हो जाएगी आपकी x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर, ये आ गए 90 मीटर। विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। तो आपके आंसर होगा 150, 120 और 90, ये आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180, यानी कि डिफरेंस बिटवीन से टू नंबर स्क्वायर से इज 180। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इसमें स्पेशल दिया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो हम वही मानते हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं मानना है, जो दिया है वही मानते हैं। तो माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x है। छोटी संख्या को हमने y मान लिया, बड़ी संख्या को x मान लिया। तो प्रथम प्रश्न अनुसार, ठीक है, यहां पर से प्रथम लिखना हमने भूल गए। दो शर्तें हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करोगे और इन दोनों का स्क्वायर करके घटाओगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 180, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त अनुसार, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है कि छोटी संख्या, क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, मतलब ये जो छोटी संख्या का वर्ग करोगे वो बड़ी संख्या में x, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने दी है? 8x। कितने दी है वाई स्क्वायर की वैल्यू? 8x। तो हम यहां पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। अब देखिए दोस्तों, इसमें गुणनखंड भी यदि हम लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर देखिए दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 है, 18 गुणे 10, और 18 से 10 घटाओगे तो आपका माइनस का 8 बचेगा। तो इसको फैक्टराइजेस कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। फैक्टराइज कर लिया तो इन दोनों से देखिए x कॉमन आ गया, तो ये हो गया x माइनस 18। इन दोनों से देखिए प्लस का 10 कॉमन आ गया, प्लस का 10, तो ये हो गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से x माइनस 18 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 रखते हैं तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 18। एक बार इसकी इक्वल में 0 रखेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10। दोस्तों आपके सामने देखिए बड़ी संख्या आ गई 18, ठीक है, बड़ी संख्या कितनी आ गई? 18। हमने बड़ी संख्या को ये माना था। अब छोटी संख्या के लिए देखो y चाहिए, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणित 18, 18 गुणित 144, कितना होगा? 144, 144। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट 144, ये स्क्वायर इसके अंदर रूट लग गया तो ये हो गया 12। तो y इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 12। तो आपका आंसर आ गया 18 और 12। आपका आंसर है 18 और 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। दो स्क्वायर है और उनका जो एरिया है, और उनके एरिया को यदि आप ऐड करते हैं तो 468 आता है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले भुजा मान लें, क्योंकि दो वर्ग हैं तो भुजा भी तो चाहिए ना। माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा, मतलब से पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई? x मीटर। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा लेट द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर,
वाई मीटर। तो प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है, एरिया का स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड शर्त कह रही है दूसरी शर्त के अनुसार कि इन दोनों के परिमाप यानी कि पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24। तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये कह रहा है ना कि दोनों का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x और दूसरे का हो गया 4y, क्योंकि ये इसकी भुजा है। दोनों से 4 कॉमन आया तो हो गया x माइनस वाई बराबर 24। तो x माइनस वाई बराबर ये कट गया तो 6 हो गया, 4 से ये 6 बार कट गया। ठीक, अब ये देखिए x इज इक्वल टू ये माइनस का y इस तरफ गया तो ये हो गया 6 प्लस वाई। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड से x की वैल्यू फर्स्ट में हम पुट करते हैं। x की जगह क्या पुट करना है, 6 प्लस वाई। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो 1 में हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगी 12y और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। सब उठा के इस तरफ ले आएंगे तो वाई स्क्वायर हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस 468। ये माइनस का हो गया, प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। तो ये हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y। इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, 8 में से 6 गए तो बच्चा 2, 6 में से 3 गए तो 3 और 4 में से 3 गए तो 132 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस है। अब देखिए ये पूरा जो इक्वेशन है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार 2 से डिवाइड कर दें जिससे कि ये जो इक्वेशन है और छोटी हो जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 6y और इसको करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई 6y माइनस का 66। दोस्तों देखिएगा थोड़ी सी हम मिस्टेक हो गई है, ये जो 468 से 36 जाएगा तो 132 नहीं बचेगा, ये 4 भी है, ठीक है, 432। अब ये 4 से 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 इच्छिंग 12, मतलब समीकरण बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216। इस द्विघातीय समीकरण को आप या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और उस y की वैल्यू को आप कहीं भी रख देंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। हम सलाह देते हैं कि आप इक्वेशन सेकंड में रखें। तो यह हुआ हमारा चैप्टर नंबर 4। अब हम देखते हैं इसी का चैप्टर नंबर 5। दोस्तों चालू करते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये जो सीरीज आपको दी हुई है, ये एपी जो आपको दी हुई है, इसमें कौन सा पद -81 है। यहाँ पर आपको 3 पद हैं और ये अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो 18वां 17वां 20वां कौन सा पद जो है -81 है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, दिया है 21 18 और 15 दी गई एपी है ये हमारी, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है, फर्स्ट टर्म 21, डी कितना है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 3, और nth टर्म कौन सी है आपकी माइनस का 81। ये आपको फाइंड करना है। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका फार्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, -81 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिया है आपको 21, एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू दी है आपको -3। तो -81 ये प्लस का इस तरफ आएगा तो 21 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ये हो गया 2, 8 हो गया 10, तो माइनस का 102 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ये -3 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा -102 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1।
3 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 34 तो n इज इक्वल टू 35, तो 35 टर्म मतलब 35वां जो पद होगा इस सीरीज का, जो 35वां पद होगा वो आपका जो है -81 होगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीरीज आपको दी हुई है, आपको ये बताना है कि कौन सा पद जो है 301 है, कि कोई पद 301 है या नहीं है। तो सबसे पहले दिया है या दी गई सीरीज है या दी गई एपी है, दी गई एपी कौन सी है आपकी, दी गई एपी है 5 11 17 23, ठीक है। और आपको ये एक बताना है कि ये जो n है ये 301 है, ये इस सीरीज की टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू दी है 5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको पूछी है कि ये जो 301 है इसकी कोई टर्म है या नहीं है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह हमने रख दिया 5, ये हो गया n माइनस 1, डी की वैल्यू आपको दी है 6, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 टू 6। 305 में से ये गया तो आपका बचा 296, कितना बचा 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 जाएगा तो 296 बचा। अब ये देखो 6 इंटू में है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 296 बट्टे 6 बराबर n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 4 जा 8, देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8, 16 हो गया, 2 नाम 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 148। 148 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये पूरा पूरा तो कैंसिल होने वाला है नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1 इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम आया 3, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, ये हो गया 148 प्लस 3 इज इक्वल टू n। परिमेय संख्याओं का जोड़ना दोस्तों यदि आपसे नहीं बनता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर से देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, आपको हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 151 बटे 3 इज इक्वल टू n। अभी जो 151 और 3 है ये कभी भी पूरा इसको कैंसिल नहीं करता है, तो यही आपकी आएगी nth टर्म। तो ये जो हम कहेंगे कि 301 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या जो होती है वो पूर्णांक में होती है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता है कि 1.5 या 1/2 पद, आधा पद, ऐसा नहीं होता है ना, इस तरीके से ये जो है नहीं आएगा। तो ये हमारा जो है 301 इस दिए गई एपी का कोई भी पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हमें ये सब लिखना है कि दी गई एपी है, दी गई एपी कौन सी है, 3 8 13 18 एंड सो ऑन। आपको बताना है कि ये जो nth टर्म है कौन सी 78, ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब n फाइंड करना है। यहां दिया क्या क्या है, a गिवन है 3 आया, दिया जाता है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करके, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं, 8 में से 3 घटा सकते हैं, 13 में से 8, तो ये हो गया आपका 5। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 78, यही पूछा है ना, a की वैल्यू है 3 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। 78 में से 3 गया तो ये हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 इंटू में था तो डिवाइड में चला गया, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 25, तो ये हो गया 15 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू हो गया 16। तो हम कह सकते हैं कि 16वां जो पद होगा, 16वां जो पद होगा 16th जो टर्म होगी, 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, ये आपका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जो है आपको फाइंड करनी है। तो एपी है, एपी है आपकी
8वां क्वेश्चन है 7 13 19, क्या है 7 13 19 और लास्ट टर्म दी है इसमें 205। पदों की संख्या निकालनी है तो यहाँ देखिए, यहाँ ए बराबर प्रथम पद दिया है 7, कॉमन डिफरेंस दिया है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तथा ए एन लास्ट टर्म दी है आपको 205 और फाइंड आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म मतलब एन, इस सीरीज में कितने पद हैं। तो सूत्र हम लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपको दी है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7, एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दी है आपकी डी की वैल्यू 6। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 जाएगा तो बचेगा 198, 198 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 6। इंटू में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा 6 3 जा 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 18 6 18, तो ये हो गया 33 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 भी ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो ये हो गया एन इज इक्वल टू 34। तो इस दी गई एपी में कितने पद हैं आप लिख सकते हैं, शब्दों में लिख दीजिएगा कि इस दिए गए सीरीज में या दिए गए समांतर श्रेणी में 34 पद हैं, पदों की संख्या 34 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दी हो और उसमें आपको बताना है कि -150 उसका पद है या नहीं है। तो हम देखते हैं, दी गई एपी है 11 8 5 और 2। आपको बताना है कि ये जो ए एन है मतलब कितना -150, ये इस ए पी का एक पद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए दिया है 11, डी दिया है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3, नेक्स्ट टर्म से यहाँ पर घटा दी तो माइनस का 3। सूत्र होता है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा -150 बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके, देखिए यहाँ पर से ए की वैल्यू आपको गिवन है 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है माइनस का 3। ये ए डी और ए एन की वैल्यू हमने रख दी। तो देखिए ये -150 और ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 161, जोड़ दिया तो ये हो गया माइनस का 161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये नीचे उतर जाएगा तो हो जाएगा -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 से ये कैंसिल नहीं होगा तो हो जाएगा 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू एन, 161 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन। अब देखिए ये दिन से कट रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए कि देखिए ये पूरा कैंसिल नहीं होता है। तो चूंकि ये है एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो पदों की जो संख्या होती है इस फॉर्मेट में नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा पद 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता है कि 2/3 हो 3/2 हो। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये एपी का कोई भी पद नहीं है। तो एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 10 है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित। तो 2 अंकों वाली संख्याएं होती चालू कहाँ से हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से चालू होती हैं और जाती कहाँ तक है, 99 तक। तो उसने कहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं या 3 से पूरा कट जाती हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी 2 अंकों वाली 3 से 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या देखिए, 2 अंकों वाली संख्या 10 से चालू होती हैं। 10 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, सीधे क्या विभाजित होता है 12, फिर 15, फिर 18, लास्ट डैश डैश डैश, और कहाँ तक जाता है ये 99 तक। 99 3 से विभाजित हो जाता है। तो देखो ये एक एपी बन गई। तो जहाँ पर प्रथम पद हो गया 12, डी हो गया 3, क्योंकि 3 का अंतर है, आप निकाल भी सकते हैं 15 - 12 18 - 15 करके, और लास्ट टर्म आपको दी है 99। आपको ये निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस
n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 99, ए की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया n-1, डी की वैल्यू आपको दी है 3। तो 99 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 3। 99 में से 12 जाएगा तो बचेगा, 9 में से 2 गए तो 7 और 9 में से गए तो 8, 87 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 इंटू में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 87/3 इज इक्वल टू n-1। 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 29 बार कट गया तो ये हो गया n-1। तो 29 + 1 इज इक्वल टू n, ये माइनस का 1 इस तरफ आया तो प्लस का 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है 30। 30 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि 3 अंकों की संख्या चालू कहाँ से होती है, आपको ध्यान देना है। 3 अंकों की संख्या 100 से चालू होती है और 999 तक जाती हैं। तो अब आपको सबसे पहले नंबर ये बताना है 3 अंकों का कि जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए या कट जाए। तो 100 तो जो है विभाजित होने वाली है नहीं है, 101, 102, 103 इस तरीके से आप डिवाइड कर करके देखें कि कौन सा नंबर जो है 7 से पहली संख्या विभाजित हो जाएगी। फिर 7 का अंतर लेकर आप उसको लिख सकते हैं। तो 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं 3 अंकों वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 अंकों वाली की तो पहली संख्या हो गई 105। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। इस तरीके से। और हम जाते हैं लास्ट में। तो लास्ट की 999 तो विभाजित होने वाली नहीं है, तो लास्ट का हो गया आपका 994। ये बन गई आपकी एक एपी। अब आपको ये नंबर निकालना है कि इस पूरी सीरीज में आप कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म है 105, डी है आपका 7 और ए एन लास्ट टर्म है 994। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू है आपकी 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका 800। देखिए यहाँ पर से 994 दिया है, ठीक है, 994 और 105 जाएगा तो ये तो 894, तो ये हो जाएगा 889। कितना हो जाएगा 889 n-1 इंटू 7। ये 994 से आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। देखिए 994 से आपको कितना घटाना है 105। 4 के माने 14 में से 5 के बच्चा 9 और 9 में से 1 का बच्चा 8 और 9 में से 1 का बच्चा 8, 889। कितना बचा 889। अब ये 889 ये इंटू में 7 था तो ये डिवाइड में 7 आ गया, ये हो गया n-1। 7 से देखिए काट के कट रहा है कि नहीं, ये पूरा पूरा 7, 7 एकम 7, कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 बार कट गया। ये 7 बन जा 7 और ये 127 बार कट गया। तो बराबर n-1 इस तरफ आया तो ये हो गया 127 + 1 इज इक्वल टू n। तो n बराबर हो गया 128। मतलब 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। यही है आपका आंसर। नंबर 12 आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एपी बनाना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया हुआ है तीसरा पद। तीसरा पद को A3 लिखते हैं। A3 दिया है 5 और आपको दिया है 7वां पद। 7वें पद को लिखते हैं A7। A7 आपको कितना दिया है 9। तो A3 को आप लिख सकते हैं, देखिए A + 2D कितना दिया है 5, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। A7 को लिख सकते हैं A + 6D कितना दिया है 9, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से हल करते हैं। तो ये हो गया A + 6D बराबर 9 और A + 2D बराबर 5। माइनस 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 सब्ट्रैक्शन करना है। A से A कैंसिल, 6 में से 2 गए तो बचा 4D और 9 में से 5 गए तो 4 और D बराबर आ गया आपका 1। 4 से 4 कैंसिल। इस D के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी भी में रख सकते हैं आप। D के मान को समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3। a का मान कितना आ गया 3। क्लियर है ना। तो a और d आपको मिल गए। तो अब आपको AP निकालना है। तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3 आ गई। सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी 3 धन 1 बराबर 4। थर्ड टर्म होती है a बराबर a प्लस 2d। तो a मतलब 3, 2 गुणित 1 बराबर 5। तो इस तरीके से ये 3 पद आ गए। आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं। तो हमारी AP हो गई 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यही है आपका आंसर। आपको AP बनानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 है दोस्तों कि एक AP आपको दी हुई है। उस AP में अंत से मतलब लास्ट से आपको 11वां पद निकालना है। ठीक है, लास्ट से 11वां पद निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लास्ट से 11वां। तो दी गई AP है। सबसे पहले तो हम लिख लें, दी गई समांतर श्रेणी या AP है। AP है आपको आपकी 10, 7, 4 एंड माइनस 62। हमें लास्ट से 11 पद निकालना है। तो दोस्तों यदि कभी भी लास्ट से पद निकालने की बारी आती है, बात आती है, तो आप उस दी गई AP को, गिवन AP को रिवर्स करके लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी को पलटने पर तो ये हो गया माइनस 62। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है 3 3 जो है कम हो रही है। 10, 7, 4, 3 3 कम हो रहा है, मतलब इसके पहले 3 कम आएगा। तो 62 से 3 कम क्या होगा, माइनस का 59। इससे 3 कम क्या होगा, माइनस का 56 एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया आपका 10। यही होगा ना भाई। देखिए ये 10 है, ये 7 है, मतलब 3 3 कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर इसके पहले 3 कम हो रहा है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 3 कम की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर रहा होगा माइनस 62, फिर माइनस 59, माइनस 56, और इस तरीके से रिवर्स जाएंगे हम, तो ये जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर इस AP में आपको 11वां पद निकालना है। तो A है आपका माइनस 62, D है आपका माइनस 59 प्लस 62। माइनस 59 प्लस 62 क्यों, हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो ये माइनस पहले से है और यहाँ घटाने का माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस का 3। डी आ गया आपका 3 तथा AN लास्ट टर्म दी है 10। कितनी है, 10, और आपको निकालना है 11वां पद, ये भी दिया है। तो सूत्र होता है AN बराबर n-1 इंटू डी प्लस A। तो AN का मान कितना हो गया, ये A पहले था, ठीक है, ध्यान रखा, A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है आपका 10, A यहाँ हम लिख दें, तो A की वैल्यू आपको दी है माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो 10 और ये माइनस का इस तरफ आएगा, तो प्लस का 62 बराबर ये हो गया 10। ध्यान रखिएगा भाई, ये जो AN हम निकाल रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा, AN, ठीक है, A11 निकालना है अपन को, A11, N की जगह 11, बस यहाँ 11, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कुछ नहीं करना अपन को, ये सब काम नहीं करना है। तो A11 हो जाएगा, ये क्या था, माइनस 62 है ना, माइनस का 62 प्लस का 10 गुणित 3। तो A11 इज इक्वल टू माइनस 62 प्लस का 30। तो A11 इज इक्वल टू, इनसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी, आपको सब कुछ दिया हुआ है एन, ये तो A11 पद अर्थात से 11 पद निकालना था, तो ये अंतिम से 11 पद आपका आ गया माइनस का 32। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं। ठीक है, पहली जो रो है उसमें 23 गुलाब हैं। कितने हैं, 23। दूसरे में 21 गुलाब है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है, और उसकी अंतिम पंक्ति में, अंतिम में, ठीक है, लास्ट में 5 गुलाब हैं। कितने हैं, 5। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो यहां पर देखिए A हो गया आपका 23,
डी हो गया आपका 21 माइनस 23, 21 में से ये देखो 21 माइनस 23, 23 और 21, तो ये हो गया माइनस का 2। और ए एन लास्ट टर्म दी है 5 और आपको निकालना है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या की, पदों की संख्या जो है कितनी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी है 5, ए की वैल्यू आपको गिवन है 23, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस की 2। तो ये हो गया 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। ये प्लस का 23 इस तरफ आया तो माइनस का 23 हो गया। अब ये देखिए 23 से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। माइनस का 18 और ये इंटू में था तो ये डिवाइड में हो गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हो गया 2 नाम 18, तो एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन का मान आ गया 10। एन का मान कितना आ गया 10। तो हम कह सकते हैं कि कुल 10 पंक्तियां थीं। जी हाँ, कुल 10 पंक्तियां थीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। ये पूरे प्रश्न आप पीडीएफ में देख लीजिएगा प्रश्न बैंक के, हम यहाँ सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न लिखने में क्या है, बहुत समय लग जाता है। तो प्रश्न 15, 31वां पद आपको ज्ञात करना है जिसमें 11वां पद दिया है। तो क्या दिया है वो आप लिख लें। अभी हम शॉर्ट में बता दें कि 11वां पद दिया है। कौन सा पद, 11वां। कितना दिया है, 11वां पद आपको दिया है 38, ठीक। और 16वां पद दिया है, 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद दिया है 73। तो और आपको निकालना क्या है, 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद। ये दिया है, में नहीं आएगा, निकालना है। तो 11वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38, इसको नाम दे दिए समीकरण 1। 16वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38 माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 15 में से 10 गए तो बचा 5d। ये 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3 में से तो 8 जाने वाला है नहीं है, तो 3 में से 13, 13 में से 8 गया तो बचा 5 और ये बचा आपका 3। तो d बराबर आ गया आपका 35 डिवाइडेड बाय 5, ये 7 बार कट गया तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7। d का मान समीकरण 1 में रख दें, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो ये आपका देखिए, ये बचा आपका माइनस का 32। तो प्रथम पद आपका आ गया माइनस का 32। कितना आ गया, माइनस का 32। अब देखिए यहां पर से आपके पास a आ गया, कितना आ गया, माइनस का 32, और आपको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद हो जाएगा a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 गुणित 7, d की वैल्यू रख दिए तो ये हो गई माइनस का 32 प्लस 7 21 210, और 210 में से 32 आपको घटाना है। तो देखिए 8, एक की माने 11, 11 में से 4 गए, है ना, 11 में से 4 गए तो आपका बच्चा 7, और ये हो गया आपका 178। ये आपका आंसर। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, ये घटाना कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि दी गई एपी है, तो सबसे पहले तो हम एपी लिख लें, है ना। एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम मान लिए
कि माना nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये मान लिया। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, ए दिया है कितना 3, डी दिया है 15 - 3 = 12, आपको ए दिया है और डी दिया है। एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रही है एनवा पद ए एन किस पद से, 54वें पद से, मतलब ए 54 से 132 अधिक होगा। यही कह रहा है ना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, बस हो गया। एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। 54वां पद होता है ए प्लस 53d प्लस 132। ए की वैल्यू है 3, n तो निकालना है। डी का मान आपको गिवन है 12, ए का मान है 3, ये हो गया 53 गुणित 12 प्लस 132। तो 3 धन n - 1 इंटू 12 = 3 प्लस 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। अभी हमने कुछ नहीं किया, देखो ए एनवा पद जो है हमारा वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए प्लस 53d हो गया 54वां पद और 132 तो पहले से था। ए और डी की वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर दी। अब ए और डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, 12 से इस 53 का गुणा किया तो देखिए कितना आ रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 की 6, हाथ के लाई 3, 12 पंचे 60 और 3 63। तो ये प्लस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल, तो ये हो गया n - 1 इंटू 12 = ये दोनों जोड़िए 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। n - 1 और ये इंटू में 12 था तो बटे में चला गया 12, तो 12 से काटें, अगर कट जाए पूरा पूरा तो देखिए 12 पंचे 60, 12 छिंग 72। हम 2 से काट रहे हैं पहले, 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर से 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। अब 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18 और 3 चौके 12, 64 बार पूरा पूरा कट गया, तो ये आ गया आपका 64। और n = माइनस का 1 इस तरफ आया तो ये हो गया 64 + 1, तो n बराबर से 65। तो 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो आपका आंसर आ गया 65। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न में दिया क्या है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप प्रश्न देख लीजिएगा। दिया है 17वें प्रश्न में कि तीसरा पद 16 है, मतलब A3 जो है वो गिवन है, कितना है 16 है। A3 को आप क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 16 है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद उसमें दिया है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। इस तरीके से दिया है, जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, हो गया। 7वें पद को लिख सकते हैं a + 6d, 5वें पद को लिख सकते हैं a + 4d + 12। a से a कैंसिल, तो 6d - 4d, ये प्लस का इस तरफ आया तो ये हो गया 2d बराबर 12, तो d बराबर से 6, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो 2 × 12। अब यहाँ पर देखिए d की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 16, a + 2 × 6 = 16, डी का मान 6 रख दिया, तो a + 12 बराबर 16, ये प्लस का 12 राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा 16 - 12, क्योंकि प्लस का था तो माइनस हो गया, तो a = 4। अब हमें AP बनाना है, तो इस AP का पहला पद हो गया आपका 4, दूसरा पद हो जाएगा a + d = 4 धन 6 बराबर 10, तीसरा पद हो जाएगा a + 2d
4 धन 2 गुणित डी का मान कितना है आपका 6, 6 दूनी 12 और 4 16। इस तरीके से आप बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। तो हमारी एपी हो गई 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर, आपको एपी बतानी थी। प्रश्न 18 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, गुणज मतलब से जो 4 की टेबल में आते हैं। और ध्यान रखिएगा 10 और 250 के बीच में बात हो रही, मतलब 10 और 250 उसमें शामिल नहीं होगा। तो 10 के बाद ऐसी कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है, वो हो गया आपका 12। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, इस तरीके से ये। और अब 250 के पहले यदि हम बात करें तो 250 के पहले आपका 250, 249, 248, जी हाँ 248 आता है, 249 नहीं होता है, कैंसिल। तो ये एपी बन गई। तो ए बराबर हो गया 12, डी बराबर हो गया 4 क्योंकि 4 4 का अंतर है, और अंतिम पद हो गया 248। और आपको निकालना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है आपका 248, ए का मान है 12, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 4। तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 248 से 12 जाएगा तो देखो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 236। तो n माइनस 1 इंटू 4, 4 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 236/4 बराबर n माइनस 1। ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो बचा 3, तो 4 नाम 36, तो 59 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 59 + 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 60। तो 60 ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 की टेबल में आते हैं या 4 के गुणज है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद इतना है तो दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यदि आपको किसी तरीके से लगता है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए ज़रूरी है या आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आपको इससे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिस्पॉन्स जरूर दें जिससे कि हम उस पर और सुधार कर सकें। यदि डिसलाइक ज़्यादा आते हैं तो हम उस पर सुधार करेंगे कि कहीं ना कहीं यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको सुधार सकें, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जरूर दें। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न में 2 चीज़ें दी हुई हैं। अब वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे हमें कंडीशन अप्लाई करना है और समीकरण बनाना है। तो देखें दिया है आपको तीसरा और 9वां पद। जी हाँ तीसरा पद दिया है, एपी का तीसरा पद कितना दिया है 4, और 9वां पद दिया है A9 कितना दिया है आपको 9वां पद -8। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो हमने माना nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, nवां पद शून्य है। तो समीकरण पहले तो हम यहाँ से मान निकाल लें। तो समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं तो 2 है a + 8d बराबर -8, और 1 है a + 2d बराबर 4। तो माइनस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए तो बचा 6d, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया -12। तो d बराबर हो गया आपका -12/6। तो कैंसिल करोगे तो d बराबर हो जाएगा -2। ये कट जाएगा ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 -2। अब इस d की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 देखिए दिख रहा है, ये है समीकरण 1। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4। तो a + 2 × -4 बराबर 4। तो a बराबर ये 4 दूनी 8 माइनस का, तो 4 धन 8 बराबर 12। 4 दूनी 8 माइनस का हुआ और ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का 12 हो गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 12।
अब हमने कहा था कि एनवा पद शून्य होगा, क्या होगा, एनवा पद शून्य होगा, तो यहां पर से ध्यान दीजिएगा, एनवा पद शून्य होगा, है ना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनवा पद हमने शून्य मान लिया, ए का मान कितना आया आपका 12, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू आपकी आई है -2। ये प्लस का 12 इस तरफ गया तो हो गया -12, ये हो गया n माइनस वन इंटू -2। तो -12 ये इंटू में -2 था तो डिवाइड हो गया -2, n माइनस वन, 2 इचिंग 12 पूरा पूरा कट गया, n माइनस वन। ये माइनस का 1 इस तरफ आया तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये आ गया आपका 6 और 1 7। तो सातवां पद जो होगा वो होगा शून्य। जी हाँ, इस दिए हुई एपी का जो प्रश्न नंबर 19 में एपी है उसका सातवां पद शून्य होगा, यही आपका आंसर है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और आप इसकी पीडीएफ यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें करना, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आगे की वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये एक एपी दी हुई है, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एपी क्या है, ए 7, बी 23 और सी, ये एक एपी है। यहाँ पर गौर करिएगा, इसमें आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड करिए। आपको पहली टर्म जो है गिवन नहीं है, सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा पद और दूसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ दूसरा पद है कितना है 7, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तीसरा पद दिया है, कितना दिया है तीसरा पद 23, तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये विलोपन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा पद दिया है, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद 23 दिया है, कितना चौथा पद, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 23। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1 2 3 4, चौथा पद दिया है, ठीक है। चौथा पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 2 है a प्लस 3d बराबर 23, और ये हो गया आपका पहला a प्लस डी बराबर 7, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 3d में से d गया तो आपका बचा 2d, और 23 में से 7 गए तो बचा 16, तो d बराबर हो गया 2 अट्ठे 16, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 अट्ठे 16 डिवाइड में जाके, अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 7, तो a प्लस 8 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 8 बराबर माइनस का 1, तो a बराबर माइनस का 1, तो a आ गया और d आ गया। अब आपको देखिए ए बी से निकालना है, तो a कितना आ गया माइनस का 1, a आ गया माइनस का 1। अब आपको निकालना है b, तो b देखिए कहाँ पर है, ये तीसरे पद में, और c कहाँ है पांचवें पद में, 1 2 3 और 5, यानी कि तीसरा पद और पांचवा पद आपको जो है निकालना है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर a b c, तो b जो है वो हमारा है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, लिख सकते हैं ना। तो b बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू -1, 2 गुणे, तो d की वैल्यू है 8, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 8 दूनी 16, तो b बराबर हो गया आपका 15, ठीक। अब c देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है c, तो जो c है वो a फिफ्थ टर्म है, a फिफ्थ टर्म लिख सकते हैं a प्लस 4d, तो c इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 4 गुणे डी की वैल्यू 8, तो -1 800 को 32, तो 32 में से 1 गए तो बचा 31, तो c बराबर हो गया आपका 31। तो आपके आंसर हैं -1 15 और 31, ये आपके आंसर।